अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो है हिस्ट्री टेकिंग की एक डिटेल गुफ्तगू की थी और जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक विज़िट नहीं किया या नहीं सुना तो जल्दी से जाएँ, पहले पार्ट 1 को सुने, तब जाकर आपको जो है इन चीज़ों की समझ आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलते हैं लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि हिस्ट्री टेकिंग है क्या चीज़। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री टेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिशियन जो है वो पेशेंट से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन को हासिल करता है और क्या करता है कि पेशेंट को जो है मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए कंप्लीट डायग्नोसिस करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी आप उतना अच्छा डायग्नोसिस कर सकते हैं और उतनी अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। तो हमारे पास जो है हिस्ट्री टेकिंग में, अगर हम डेंटिस्ट्री में हिस्ट्री टेकिंग की बात करें तो हम इसको जो है अपनी आसानी के लिए इसको जो है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग से पहले आपके पास जनरल प्रोटोकॉल होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, आपने जो है ड्रेसिंग की होनी चाहिए, आपके पास आपका जो वाइट कोट होता है तो या लैब कोट जो आपको प्रेजेंट करता है तो आपने वो पहनना होता है। ठीक है, प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए ताकि आपके पेशेंट को भी लगे कि आप भी एक डॉक्टर हैं। ठीक है, ये नहीं कि मुंह उठा के चला गया, पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाए कि ये है कौन। ठीक है, तो आपने जो है प्रॉपर ड्रेसिंग के अंदर आना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, हिस्ट्री टेकिंग में जो फर्स्ट स्टेप आपके पास आता है वो है ग्रीटिंग्स, इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब ये है कि आपने सबसे पहले पेशेंट के साथ जो है अपना एक ताल्लुक बनाना होता है। ठीक है, आप सबसे पहले पेशेंट को जाके उसका हाल अहवाल पूछेंगे। ठीक है, मसलन कि आप कैसे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। आप उसको बताएंगे कि मैं जो है अगर आप किसी ओपीडी में हैं या आप स्टूडेंट हैं और आप किसी जो है कैंप में गए हुए हैं या किसी ओपीडी के अंदर हैं तो आपने उसको बताना होता है कि जी कि मैं भी इस ग्रुप का मेंबर हूं। ठीक है, और उसके अलावा आपने बताना है कि अपना नाम बता दें। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है प्रॉपरली। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना होता है, पेशेंट से जो है ये कहना होता है कि इजाज़त लेनी होती है। मतलब ये मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा जो कि हमारे डायग्नोसिस में या इस बीमारी को जो है तशख़ीस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, काम आएंगे, तो आपने मुझे उनके जवाब देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट की प्रोफाइल पूछनी है। पेशेंट की प्रोफाइल में आप उसका प्रॉपर नेम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे, उसका जेंडर पूछेंगे, रिलीजन पूछेंगे। रिलीजन ये होता है कि इसमें जो है हम उसकी जो है फूड वगैरह के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं या उसका जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में भी पता चल जाता है। कुछ वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिलीजन में ये चीज़ आ जाती है। मार्शल स्टेटस उसका पता करेंगे, ऑक्यूपेशन वो क्या काम करता है। ठीक है, फिर इसके थ्रू हम अपना ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि वो एक्सपेंसिव जो है वो बर्दाश्त कर सकता है नहीं कर सकता। एड्रेस या प्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्पेसिफिक एरिया को रिलेटेड होती हैं। ठीक है, मसलन कि कोई आपके पास प्लेस है जिसमें जो है कोई एक डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वो पेशेंट उस इलाके से आया हुआ है, तो फिर आपने उस बीमारी के मुतालिक भी प्रोटोकॉल उसको देने होते हैं। फिर उसके बाद आप डेट एंड टाइम वगैरह और जो चीज़ें इसमें जो आपको वो आपने इसमें ऐड करनी होती है। फिर उसके बाद आपके पास आता है चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है बहुत डीपली लेना होता है और प्रॉपर तरीके से लेना होता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, अच्छा चीफ कंप्लेंट में क्या होता है कि चीफ कंप्लेंट में पेशेंट आपके पास मेडिकल हेल्प लेने के लिए आता है जो उसको कंप्लेन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट अपना प्रॉब्लम अपने ही अल्फाज में बयान करना होता है और चीफ कंप्लेंट वाले पोर्शन के अंदर जो आपने चीफ कंप्लेंट का पोर्शन बनाया होगा उसमें आपने जो है पेशेंट के अपने अल्फाज के अंदर ही आपने क्या करना होता है, रिकॉर्ड को लिखना होता है। इसमें आपने अपनी तरफ से कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं करनी होती। पेशेंट जो आपको बोल रहा है उसी के ही मुताबिक आपने जो है उसके अल्फाज को या उसकी बीमारी को या उसकी जो कंप्लेन है उसको आपने रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो आप कंप्लेन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपने उसकी ऑनसेट ड्यूरेशन के स्टार्ट कहाँ से हुई, आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी साथ लिखना है कि ये जो कंप्लेन लेकर आया है ये कब स्टार्ट हुई उसको। ठीक है, और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपने चीफ कंप्लेंट में भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है, यानी कि जो पढ़ने वाला है आगे जो आप जिसकी तरफ आप रेफ़र करेंगे, जो फिजिशियन होगा जो आगे वाला चेक करेगा
या कोई भी उसको देख सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए ताकि उसको ईजिली समझ आ जाए कि ये इस कंप्लेन के साथ आया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट एक से ज़्यादा कंप्लेन के साथ आता है एक ही वक्त में, तो आप उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अंदर लिख लेंगे। मतलब ये है कि आपने उसको तारीख वाराना तरतीब के अंदर लिखना होता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आया, वो कहता है कि मुझे जी दर्द भी है और पिछले 2 हफ्तों से मुझे जो है बुखार भी है। तो अब सबसे पहले उसको दर्द हुआ 2 दिन पहले और उसको बुखार है 2 हफ्ते पहले। तो आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आपने उसके बुखार का लिखना है कि फीवर है इसको 2 वीक से। फिर उसके बाद आपने उसका दूसरे नंबर पे नीचे क्या लिखना है, उसका पेन लिखना है कि उसको 2 डेज है। ठीक है, 2 दिनों से इसको पेन है। तो इसी तरह वो जितनी कंप्लेन देता है आपने उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर के मुताबिक लिखना होता है। फिर उसके बाद जो है हम अपनी चीफ कंप्लेंट किस तरह स्टार्ट करते हैं, तो आप पेशेंट से पूछेंगे आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए, या आप यहाँ पे आपको क्या मसला पेश आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम के बारे में भी फिर आपने थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ये भी चीफ कंप्लेन का एक हिस्सा है जिसमें हमने जो हिस्ट्री होती है प्रेजेंट इलनेस की उसको फुली डिटेल के साथ लिखना होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके हमने उसकी डिटेल लेनी होती है। इसको भी हमने चीफ कंप्लेंट पे मुकम्मल तौर पे इलैबोरेट करना होता है। ठीक है, इसको लिखना होता है और स्पेसिफिक जो पेशेंट कंप्लेन लेकर आया उसके मुताबिक जितना हो सके आपने इंफॉर्मेशन को गेन करना है। ठीक है, इसमें जो आपने क्वेश्चनिंग के थ्रू अपने क्वेश्चंस करके जो है अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है। और याद रखिएगा हमेशा पेशेंट को जो है ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसका वो जवाब जो है खुले तरीके से दे सके। आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पेशेंट जो है वो आपको अपनी जो कंप्लेन लेकर आए उसके मुतालिक खुला बता सके। ठीक है, और लीडिंग क्वेश्चन से आपने अवॉइड करना होता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ओपन क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पेशेंट अपनी थॉट्स को, अपनी कंप्लेंट को, अपनी फीलिंग्स को इजीली जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। क्लोज्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अमूमन ये जो क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं इसका जवाब यस और नो में होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें जस्ट 1-2 वर्ड्स के अंदर ही बात खत्म हो जाए, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नहीं करने होते स्टार्टिंग में। ठीक है, आपने ओपन क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, जिसमें वो फुली आपको एक्सप्रेस करके बताए, आपको अपनी चीज़ें फुली एक्सप्लेन करे। अच्छा, प्रेजेंट इलनेस में हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए। तो इसमें आपने पेशेंट से क्या पूछना होता है, अगर वो पेन लेकर आया है तो आपने पेन की लोकलाइजेशन पता करनी है, जिसमें आपको पेशेंट इशारा करके बताएगा या हाथ लगाकर बताएगा कि मुझे इस दांत में दर्द है, इस एरिया में दर्द है, इस जगह पे दर्द है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसकी कमेंसमेंट पता करनी है। और कमेंसमेंट में क्या होता है कि इसमें आप उससे पूछेंगे कि ये जो है दर्द आपको कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो लोकलाइजेशन, कमेंसमेंट, और उसके बाद आपने पता करना होता है इंटेंसिटी ऑफ द पेन, यानी कि आपके पास पेन या जो प्रॉब्लम पेशेंट जो कंप्लेन लेकर आया है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी शिद्दत क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोवोकिंग फैक्टर्स के बारे में पता करना होता है, या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हमारे पास जो होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो उसकी जो कंप्लेन है या जो उसका पेन है या जो उसका प्रॉब्लम है उसमें जो है वो शिद्दत पैदा करते हैं, क्योंकि जो उसको बढ़ा रहे हैं, जो उसको इजाफा कर रहे हैं। तो पेशेंट आपको बताएगा कि जी मैं ये चीज़ लेता हूँ तो मेरा दर्द जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने उसका ड्यूरेशन पता करना होता है कि ये जो आपको पेन है ये कितने दौरानिया तक रहता है। ठीक है, कितनी देर तक रहता है ये पेन, आपको पूरी रात रहता है या पूरा दिन रहा है, 1-2 मिनट के लिए है, कुछ सेकंड्स के लिए रहा है, तो ये ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद हमने इसके रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में पता करना होता है। तो रिलीविंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो आपको बताएगा कि मैं अगर कोई मेडिसिन लेता हूँ, ये चीज़ लेता हूँ, या मैं जो है ये चीज़ करता हूँ तो जो मेरा पेन है उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, या उसमें थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके रिलीविंग फैक्टर्स में आते हैं। फिर उसके बाद आपने उसके पेशेंट से पता करना होता है कि ये जो है पेन आपको कोई रेडिएट कर रहा है, यानी कि रेडिएटिंग फैक्टर्स के बारे में आपने क्वेश्चन करना होता है पेशेंट से, जिसके बारे में आपको पेशेंट बताएगा। आपने उससे क्वेश्चन करना है कि ये पेन जो है ये यहीं पे है या कहीं आगे की तरफ भी आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, या किसी और जगह पे आपको महसूस हो रहा है, तो पेशेंट आपको बताएगा जी मुझे ये जो पेन है ये आगे की तरफ महसूस हो रहा है, या फिर उसी जगह पे ही है जहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, या जहाँ के जिस जगह के लिए वो कंप्लेंट लेकर आया। फिर उसके बाद आपने पोस्चरल चेंजेस का लाजमी पता करना होता है, क्योंकि पोस्चरल चेंजेस जो है वो आपकी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के केसेस के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। पोस्चरल चेंजेस में आप ये पता करेंगे कि जब आप सोते हैं या जब आप सजदा करते हैं
या जब आप जो है थोड़ा सा बेंड होते हैं तो इसमें जो है आपको दर्द में शिद्दत होती है या दर्द में शिद्दत नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें पता करनी होती हैं। फिर उसके बाद हमने जो है मेडिकल हिस्ट्री का पता करना होता है। अगर पेशेंट को किसी किस्म का कोई मेडिकल या सिस्टेमिक डिजीज़ है तो उसके बारे में आपने लाजमी पता करना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ हैं जो ओरल मैनिफेस्टेशन काज करती हैं, जिनकी वजह से ओरल मैनिफेस्टेशन होती है। अगर उस किसी पेशेंट को जीआईटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके दांत इफेक्ट हो सकते हैं। डायबिटीज़ का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, उसके अलावा और भी किसी किस्म की अगर उसको कोई सिस्टमिक डिजीज़ है तो हर डिजीज़ का जो है ओरल के साथ काफ़ी रिलेट होता है। फिर उसके बाद अगर पेशेंट कहता है कि मुझे जी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपने पेशेंट से पूछना होता है, अच्छा ये बताएं कि आप इस प्रॉब्लम के रिलेटेड या आपको जो मसला आ रहा है तो इसके रिलेटेड किसी किस्म की कोई मेडिसिन ले रहे हो। अगर वो कहते हैं जी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो फिर आपने उस मेडिसिन की ड्यूरेशन पता करनी होती है, उसकी डोजेज फॉर्म पता करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपने पेशेंट से पता करना होता है उसकी हॉस्पिटलाइजेशन का, कि किसी भी जो है वो बीमारी के तहत या किसी भी मसले के लिए अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसकी हिस्ट्री भी आपने लेनी है, और एलर्जी की हिस्ट्री आपने ज़रूर लेनी है। पेशेंट को किसी किस्म की कोई मेडिसिन से, किसी किस्म की कोई फूड से, या उसने कोई ट्रीटमेंट करवाया है तो उसको एनेस्थीसिया की वजह से कोई किसी किस्म का कोई एलर्जी का रिएक्शन या कोई एलर्जी हिस्ट्री तो नहीं हुई, या पेशेंट को कभी कोई एलर्जी हिस्ट्री हुई हो, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें पता करनी होती हैं। अगर फीमेल है, मैरिड है, तो आपने क्या करना है, उसका प्रेगनेंसी के बारे में पता करना है। अच्छा, प्रेगनेंसी का हम पता क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जो ओरल कैविटी में बहुत तरीक़ों से प्रेजेंट होती है। ये जिंजाइटिस के तौर पर भी हो सकती है, इसमें ग्रैनुलोमा भी बन सकते हैं, इसमें इवन के जिस तरह से शुगर इंटेक होता है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो है फिर डेंटल कैरीज के भी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, डेंटल कैरीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट ने जो है किसी किस्म की कोई सर्जरी करवाई हुई है तो उस सर्जरी की हिस्ट्री भी आप लिख लेंगे। फैमिली हिस्ट्री की तरफ अब आते हैं, तो उसके बाद जो है आपने क्या करना होता है, मेडिकल हिस्ट्री के बाद अब अपने फैमिली हिस्ट्री पता करनी है। उसमें जो पेशेंट आपके पास आया है तो आपने ये पता करना है कि ये जो ओरल डिजीज़ उसके अलावा, उस पेशेंट के अलावा उसके पेरेंट्स में या उसके सिबलिंग्स में, स्पेशली उसकी मदर के अंदर है या नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई उनकी फैमिली के अंदर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उसके बारे में भी आपने पता करना होता है और उसको नोट डाउन करना होता है। फिर डेंटल हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मिसिंग टीथ के बारे में। सबसे पहले डेंटल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? डेंटल हिस्ट्री में आपने पेशेंट से जो है पूछना है कि पहले आपने किसी दांत की आरसीटी करवाई हुई है, कोई फिलिंग करवाई हुई है, कोई एक्सट्रैक्शन करवाई हुई है, या इससे पहले कभी आपने दांतों के लिए कोई मेडिसिन ली हो। तो अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम होगा तो वो आपको बताएगा, अगर आपका रेगुलर चेकअप पे है तो वो फिर आप पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें आपने मिसिंग टीथ को नोट करना होता है, किसी किस्म की उसको फीलिंग है तो वो आपने नोट करनी है। अगर एक्सट्रैक्शन हुई हुई है तो वो आपने पहले लिख लेना है कि इसकी ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन हो चुकी है इतने दांतों की। अगर कोई डिके टीथ है या कैरियस टीथ है उसको भी आपने जो है अपनी हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के बारे में आपने पेशेंट से पूछना होता है, और इससे ये पूछना होता है कि वो दिन में कितनी मरतबा ब्रश करता है। अगर वो ब्रश करता है तो वो हार्ड ब्रश इस्तेमाल करता है या सॉफ्ट, उसकी ब्रशिंग टेक्निक किस तरह की है, या डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करता है या नहीं करता। उसके अलावा अगर उसको चाइल्डहुड में या बचपन में कभी खेलते दौरान या कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से या कभी कोई डेंटल ट्रामा हुआ हो तो वो भी आपने लाजमी पूछना है, क्योंकि आगे टीनेज में आके ये जो डेंटल ट्रामा होता है जो आपको चाइल्डहुड में लगा होता है, आगे जाके फिर बाद में काफ़ी अरसे के बाद जो है ये मसला क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डाइटरी स्टेज में हमने उसकी जो डाइट के बारे में पता करना होता है कि वो किस किस्म की डाइट ले रहा है। वो फास्ट फूड ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, हार्ड डाइट ले रहा है, सॉफ्ट डाइट ले रहा है। अगर कोई बच्चा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट कंसिस्टेंसी फूड इस्तेमाल करता है तो उसमें कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और जाट डेवलपमेंट भी इसमें जो है डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक के बारे में भी आपने लाजमी इसमें जो है पता करना होता है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आपने उसके स्टेटस के बारे में पता करना होता है कि उसका जो है स्टेटस किस तरह है, वो पुअर है, रिच है, उसका लाइफस्टाइल किस तरह है, किसी किस्म के कोई स्ट्रेस फैक्टर्स उसके पास हैं, उसका ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसकी प्लेस जो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं उसमें आपने उसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में लिखनी होती हैं। फिर हमारे पास आता है हैबिट्स हिस्ट्री। हैबिट्स हिस्ट्री में हमारे पास जो पेशेंट की हैबिट्स होती हैं उनके बारे में हमने इसको जो है लिखना होता है। अमूमन इसमें पैराफेक्शनल हैबिट्स आ जाती हैं। कुछ को जो है नेल बाइटिंग की आदत होती है, कुछ पेशेंट जो होते हैं जिनको ब्रॉक्सिज्म होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग वो करता है तो स्मोकिंग हिस्ट्री आपने उसकी लेनी है कि दिन में वो कितनी मरतबा जो है वो डब्बियाँ खाली करता है या कश लगाता है।
माउथ ब्रीदिंग भी इसमें आती है। उसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो टोबैको चीविंग की जो आदत होती है तो उसकी हिस्ट्री भी आपने इसमें नोट डाउन करती है। उसके अलावा अगर उसकी कोई और हैबिट है तो वो भी आपने इसमें ज़रूर लिखना होता है, ठीक है। तो इसके बाद देन वी मूव टुवर्ड द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री लेने के बाद हम जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अपने डायग्नोसिस और बाकी तरीकों की तरफ जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है हिस्ट्री टेकिंग को और आर्ट ऑफ हिस्ट्री को जो है हमने सीखने की कोशिश की है। आप इसको जो है जितना अच्छा हो सके, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो हिस्ट्री टेकिंग की तरफ गुजारें ताकि आपको जो है इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं। जब आपकी हिस्ट्री टेकिंग ही स्ट्रॉन्ग होगी तो आप अपना क्लिनिक अच्छे तरीके से चला सकते हैं, पेशेंट मुतमईन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगेन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास डाउनलोडेड वीडियो है तो अभी जाकर आप जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जिसका लोगो आपको नजर आ रहा है, इस लोगो के साथ जो है आपको चैनल मिलेगा, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।